हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुषमा सिंह नीलांश ट्यूटोरियल से आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हिंदी लोकवार्ती पाठ पुस्तक से पाठ संख्या 5 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ संख्या 5 जिसका नाम है गोवा जैसा मैंने देखा। इस पाठ के लेखक का नाम है विनय शर्मा और उनका जन्म 1973 में मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में हुआ था। उनकी बहुत सारी प्रमुख कृतियाँ हैं जिनमें आनंद का उद्गम, अमरकंटक, चित्र की परीक्षा, अमरनाथ यात्रा, प्रकृति के बीच, कोयम्बटूर में कुछ दिन आदि। यह जो पाठ है जैसा कि नाम से ही स्पष्ट दिख रहा है गोवा, तो इस पाठ में लेखक विनय शर्मा जी ने गोवा का बहुत ही मनोरम चित्रण किया है। आइए चलते हैं हम इस पाठ के विषय प्रवेश की तरफ। हम सभी जानते हैं कि गोवा जो है वह हमारे भारत के पश्चिमी तट पर बसा हुआ बहुत ही सुंदर सा शहर है। गोवा का नाम सुनते ही लोगों के मन में बहुत सारी मस्तियां भर जाती है। इस पाठ में लेखक ने वहाँ के लोगों की जीवन शैली का अद्भुत चित्रण किया है। साथ ही साथ उन्होंने गोवा के त्योहारों तथा समुद्र तटों का भी बहुत ही मनोरम चित्रण किया है। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं कि हमारे लेखक विनय शर्मा जी ने इस पाठ के माध्यम से हमें क्या क्या बताने की कोशिश की है। गोवा, लेखक बोलते हैं कि गोवा यह नाम सुनते ही क्या होता है, हम सभी के मन में बहुत सारी तरंगे उठने लगती है, क्योंकि हम जानते हैं कि गोवा की प्रकृति, वहाँ की जलवायु और जीवन शैली जो है वो इतनी आकर्षक है कि हम लोग या पर्यटक जो भी हों वो खुद ब खुद वहाँ जाने के लिए खींचे चले आते हैं। गोवा जो हालांकि हमारे देश के एक कोने में बसा हुआ है, लेकिन फिर भी यह एक छोटा सा राज्य इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि यह प्रत्येक पर्यटक के दिल की धड़कन है। यही कारण है कि लेखक बोलते हैं कि वह भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुँचे, और इंदौर के ही बाजू में खंडवा है जहाँ पर उनके कुछ रिश्तेदार रहते थे, और वो लोग भी लेखक के साथ सपरिवार गोवा के लिए चले। लेखक बोलते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो मन होता है रोज़मर्रा की कामों से ऊब जाता है, तो ऐसे में यह बहुत ज़्यादा आवश्यक है हम लोगों के लिए कि हम लोग कहीं थोड़े ही दिन के लिए ही सही घूमने के लिए जाए, जिससे क्या होता है हम फिर से एक बार तरोताज़ा हो जाते हैं, और जब हम वापस अपने काम पर लौटते हैं तो हमारा मन काम की तरफ काफ़ी लगता है। तो इसीलिए लेखक भी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से थोड़ी देर के लिए बाहर जाने के लिए उन्होंने गोवा का प्रोग्राम बनाया। गोवा, लेखक बोलते हैं कि 23 नवंबर को वे और उनके रिश्तेदार गोवा एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़े हैं, और सुबह सुबह वह लोग क्या है गोवा पहुंच गए हैं। फिर वहां पर जैसे ही वो लोग ट्रेन से उतरे हैं तो टैक्सी की हॉर्न से उन लोगों का ध्यान उनकी ओर गया, और वे फटाफट टैक्सी में बैठ गए। उसके बाद टैक्सी जो है उनके गंतव्य स्थान तक उन्हें पहुंचा दी। लेखक बोल रहे हैं कि जब मैं टैक्सी में बैठा तो इतनी शीतल हवा चल रही थी कि यात्रा की सारी थकान मेरी मिट गई, और तभी मुझे लगा कि जब हम जीवन की कई सारी समस्याओं से जूझते हैं तो उनसे निजात पाने का यही सबसे अच्छा तरीका है कि हम कहीं घूमें, क्योंकि बदलते हुए वातावरण के कारण मन जो है हमारा वो तरोताज़ा हो जाता है और शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। फिर इनकी टैक्सी जो है मडगांव से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित एक कस्बा बेनालियम के रिजॉर्ट में आकर रुक गई। वह रिजॉर्ट लेखक ने पहले ही बुक कर लिया था, इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई और वो लोग अपने अपने कमरे में चले गए। लेखक बोलते हैं कि गोवा राज्य जो है वो दो भागों में बटा हुआ है, दक्षिण गोवा जिला तथा उत्तर गोवा जिला, और इसकी राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। और यह नदी जो है वह काफ़ी बड़ी है तथा यहाँ साल भर यह नदी जो है वो पानी से भरी रहती है। गोवा जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह एक समुद्री इलाका है, तो यहाँ भी प्रायः मुंबई की तरह उमस तथा हवा में नमी बनी रहती है, लेकिन गोवा में हरियाली बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ जो है मुंबई जितना उमस फिर भी नहीं होता है।
वैसे तो हम सभी जानते हैं कि गोवा में बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत सफ़ेद रेतीले टीले, महंगे होटलों तथा वहाँ की जीवन शैली एक बहुत ही खास है। लेकिन इन सब के बावजूद भी गोवा की कुछ अपनी सांस्कृतिक विशेषताएं भी है। जब शाम हो गई तो लेखक और उनके सभी परिवार के लोग बेनालियम बीच की ओर गए। बेनालियम बीच जो है वो गोवा का बहुत ही खूबसूरत तथा शांत जगह है। दिन भर की थकान तथा उमस भरी गर्मी के कारण जब वे लोग शाम को बेनालियम बीच पे पहुंचते हैं तो उन्हें काफ़ी आराम मिला। और जैसे ही, क्योंकि उन लोगों के अंदर साथ ही साथ एक उत्साह भी था अरब सागर को देखने का, तभी उन लोगों की एक अचानक लहरों की आवाज़ उन लोगों को सुनाई देती और वो लोग सभी जो हैं उस लहर के पीछे दौड़ पड़े। और हालांकि उन्हें वो समुद्री रेतीले टीलों पे चलना भारी भी लग रहा था, लेकिन फिर भी वो लोग पूरी जोश के साथ घूम रहे थे। जैसे ही वो खूबसूरत समंदर के पास पहुँचे उन्हें बहुत अच्छा लगा। उनके बच्चे तो रेत का घर बनाने में ही लग गए और लहरें क्या करती थी, बार बार उनके बच्चों का घर गिरा देती थी। फिर वो बच्चे प्रयास करके दूसरी घर बनाने में जुट जाते थे और यही क्रम जो है चलता रहता था। तभी लेखक ने बोला कि हमें इन बच्चों से सीखना चाहिए कि जीवन में हमेशा हमें आशावाद होना चाहिए, तो हमारे लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। फिर जैसे ही शाम हो गई तो लगा कि समंदर की लहर अब हमसे कह रही है कि बनने के बाद जो है मिटना पड़ता ही है सबको और यही जीवन का सत्य भी है। लेकिन शाम के समय लेखक को एक बहुत ही मज़ेदार दृश्य भी देखने को मिला। जैसे ही लहरों के आवाज़, पक्षियों की भी आवाज़ आने लगी। दरअसल ये पक्षियाँ लहरों के साथ बहकर आई हुई मछलियों का शिकार करने के लिए समंदर के तट पे बैठती है। लेकिन जैसे ही कुत्ते उन लोगों को देखते हैं तो कुत्ता उन पे मौका पाते ही झपट पड़ते हैं, लेकिन पक्षी जो है वो फिर से उड़ जाते हैं। तो इस प्रकार लेखक को वहाँ पर पक्षियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना और पक्षियों का टीटी कर उड़ जाना, यह दृश्य जो है उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे सूर्य देवता जो है वो विदा ले लिए और चंद्रमा की चांदनी में समुद्र का जो चेहरा है एक नया ही नजर आने लगा। यह तो थी पहले दिन की बात। दूसरे दिन लेखक ने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई, क्योंकि उनके साथ उनके बच्चे थे और वो किराए पर किसी बाइक लेकर घूमना पसंद नहीं करते थे। लेखक बोलते हैं कि गोवा में सी फूड की बहुत ज़्यादा अधिकता है, जिससे जो शाकाहारी पर्यटक होते हैं उनको थोड़ी समस्या होती है। लेकिन लेखक को यह बात पहले से मालूम थी, तो उन्होंने पहले ही, चूँकि लेखक शाकाहारी थे, उन्होंने पहले ही इसका प्रबंध कर लिया था। दूसरे दिन सुबह सुबह लेखक है वो अंजुना बीच पहुंचते हैं। लेखक बता रहे हैं कि गोवा में छोटे बड़े करीब 40 बीच है, लेकिन प्रमुख जो है वो 7 और 8 है। अंजुना बीच जो है उसमें नीले पानी वाला बीच है और यह पथरीला बीच है। इसमें क्या है कि इसकी एक और लंबी सी पहाड़ी है, इसलिए इसका दृश्य जो है वो बहुत ही अद्भुत दिखता है। समंदर तक जाने के लिए यहाँ पे थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है और लेखक ने देखा कि जहाँ जहाँ पत्थर है उनके बीच से भी क्या है, पानी कट कट के बहने लग गई है, जिससे पत्थरों के बीच में काई लग गई है। इसीलिए वहाँ जो है काफ़ी संभल कर जाना पड़ता है, क्योंकि फिसलने का डर जो है वह हमेशा बना रहता है। लेकिन लेखक बोलते हैं कि संघर्षों में ही जीवन है, इसीलिए वहाँ घूमने का भी अपना अलग आनंद है। यहाँ पे जो युवाओं की बहुत मस्ती रहती है, लेकिन बच्चों को बार बार दिशा निर्देश देने की ज़रूरत पड़ती है। फिर लेखक बोले कि मैंने देखा कि समुंदर किनारा होते हुए भी बेनालियम बीच तथा अंजुना बीच दोनों का अपना अपना महत्व। बेनालियम बीच जो है वो रेतीला है और वो मछुआरों की पहली पसंद है, क्योंकि वहाँ सुबह सुबह बहुत बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती है। लेकिन जो हमारा अंजुना बीच है वो गहरा और नीले पानी वाला है और यह जो है यह बॉलीवुड की पहली पसंद है। यहाँ पर कई सारी फिल्मों की शूटिंग होती है। तो अतः हम देख सकते हैं कि दोनों ही बीच का क्या है, अपना व्यावसायिक महत्व है, लेकिन दोनों के व्यवसाय की जो प्रकृति है उसमें अंतर है। फिर लेखक उसी दिन घूम फिर कर शाम को कलिंगवुड बीच पहुंचते हैं। यह बीच जो है काफ़ी रेतीला तथा गोवा का सबसे लंबा बीच है, जो 3 से 4 किलोमीटर तक फैला है और यहाँ पर पर्यटक जो है वो काफ़ी बड़ी संख्या में आते हैं और यहाँ पर कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, जिनको देखने का एक अलग ही मज़ा है। लेखक बोलते हैं कि
सबसे अच्छा ज़्यादा मज़ा तो पैराग्लाइडिंग में आया, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई से जब हम अथाह जल राशि को देखते हैं तो वो जितना विस्मयकारी लगता है उतना ही भयावह भी लगता है। दूर दूर तक पानी ही पानी, तेज हवा और रस्सियों से हवा में लटके हम, तो इसका एक अलग ही मज़ा है। सचमुच यह जो रोमांचक दृश्य था वह सचमुच मेरे लिए बहुत ही अद्भुत था। उसके बाद लेखक बोलते हैं कि हम लोग वहाँ 4 से 6 दिन रहें, लेकिन हमारी हर एक दिन की एक ही दिनचर्या रही। सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना और दिन भर घूमकर थक कर अपने वापस रिजॉर्ट में आकर थकान मिटाना। एक दिन लेखक कोलवा बीच भी गए थे और वहाँ उन्होंने बोटिंग का भी आनंद लिया और वहाँ पर उन लोगों ने काफ़ी सारी डॉल्फिन मछलियाँ देखी। इसी बीच जब लेखक गोवा में ठहरे थे तो उन्हें नवरात्रि तथा दशहरा पर्व मनाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेखक बोलते हैं कि जिस तरह हमारे उत्तर भारत में हर गली मोहल्ले में माँ दुर्गा की स्थापना की जाती है और लड़कियों द्वारा गरबा पर्व मनाया जाता है, गोवा में भी वैसा ही होता है। लेकिन हाँ, गोवा में रावण का पुतला वो कहीं भी नहीं जलाया जाता है। सुबह से लोग अपने वाहनों की सफाई करते हैं और उनकी पूजा करते हैं और शाम को भगवान को एक पालकी मंदिर में ले जाती है। इसके बाद एक पेड़ विशेष की पत्तियां तोड़कर लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं। सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा है। लेकिन लेखक ने जितने ही दिन उन्होंने गोवा में अपना समय बिताया, तो लेखक बोलते हैं कि मैं गोवा को पूरा तो नहीं देख समझ पाया, लेकिन हाँ, मुझे इतना जरूर समझ आ गया है कि गोवा में भले ही पश्चिमी फैशन और सभ्यता हो और लोग उसमें रचे बसे हों, लेकिन इन सब के बावजूद जो है गोवा में अभी भी भारतीय संस्कृति की परंपरा को पूरी तरह से मनाया जाता है। पर्यटक फैशन के रंग में भले ही कुछ देर के लिए स्वयं को रंग लेते हैं और पश्चिमी सभ्यता को अपनाते हैं, लेकिन स्थानीय लोग जो वहाँ पे हैं वो अभी भी अपनी सांस्कृतिक परंपरा की उंगली को अब भी पकड़े हुए हैं। अर्थात गोवा के लोगों की अपनी ही सांस्कृतिक विशेषताएं हैं और लोग उसको अभी तक पकड़े हुए हैं। बच्चों, इस पाठ में हमने देखा कि हमारे जो लेखक है विनय शर्मा जी, उन्होंने कुछ मुख्य बीचों का जिक्र किया, जिनमें है बेनालियम बीच, अंजना बीच, कलिंगवुड बीच और कोलवा बीच। आइए बच्चों, इस पाठ में कुछ हमारे कठिन शब्द भी आए हैं जिसकी तरफ हम एक बार प्रकाश डालते हैं। जैसे आबो हवा। आबो हवा का मतलब होता है जलवायु। खाना पूर्ति मतलब औपचारिकता पूरी करना। हरितिमा हरियाली। सैलानी सैर सपाटा करने वाले। सुस्वादु स्वादिष्ट। इसके अलावा पाठ में कुछ मुहावरे भी आए हैं, जैसे मन तरंगायित होना, मन उमंग से भर जाना। निजात पाना मतलब मुक्ति होना। दो चार होना मतलब जूझना। जेब ढीली होना मतलब जेब खाली होना या बहुत अधिक खर्च होना। हाँ, तो बच्चों, आपने इस तरह देखा हमारा लोक भारती पाठ्य पुस्तक से पाठ संख्या 5 गोवा जैसा मैंने देखा, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।